हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय सीएसटी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग 2018 प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 60 तक के सोल्यूशन प्रोवाइड किए। उसमें जो भी आपको डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट देना था वो मैं भी उसको देता जा रहा हूं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसका बेनिफिट ले रहे होंगे और उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे होंगे या जहां आपकी कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे होंगे। आज उसी 2018 नीट के क्वेश्चन पेपर को 61 से लेकर के आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2018 प्रीवियस ईयर का पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 61 है। क्वेश्चन में बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn, विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो हमको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होगा, हाफ NB माइनस NA, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपके सामने आ जाता है। हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं उसको आप देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। दो कॉन्सेप्ट मतलब दो तरीके से किया जाएगा, जब टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है या फिर जब टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो हम यहां पर लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया और यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं, चलिए Cn ले लें या NO ले लें। तो हम एक बार दोनों करके दिखा देते हैं, क्योंकि Cn में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आएगा तो वहां लेस देन 14 का केस होगा, और NO में टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 आएगा तो यानी वहां पे मोर देन वाला केस होगा। तो हमने जब सबसे पहले लिया Cn का केस लिया, तो Cn में हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आप टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है यहां पर 7। तो Cn हमने लिया तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास Cn में कितने आ गए, 13 आ गए। आप अगर Cn माइनस कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर। तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, तो ये देखिए 13 आ गया। अब यहां पर क्या है 13, इट इज लेस देन 14, तो हम लोग यहां पर MOT लगाते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, या इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। अब देखिए अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पाई की एनर्जी कम होगी सिग्मा से केवल बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में यहां पर भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो बॉन्डिंग में हम क्या लिखेंगे, पाई 2px2 इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट इक्वल है 2py2, इनकी एनर्जी बराबर है। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो कितने गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और बचे कितने, 1 बचे। तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz1, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग का केस है पाई एस्ट्रिक 2px, ये 0 होगा, इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2py, ये भी 0 होगा, एंड सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो एंटी बॉन्डिंग भरा नहीं। तो आप देखिए यहां पर जो बॉन्डिंग में हमने यहां पे लिखे हुए हैं, जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, कैसे देखिए बॉन्डिंग में हमने पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz लिखा, तो एंटी बॉन्डिंग में भी यही सेम सीक्वेंस है। ये लेस देन 14 वाला केस है। तो अब इसका हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला ऊपर लिखा मैंने, हाफ NB माइनस NA, तो यहाँ पर भी ऐसे निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। अब NB में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो एस्ट्रिक वाले नहीं है वो तुम्हारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 अगेन 4 हो गया, ठीक है, फिर 2 6, ये 2 8 हो गया, एंड 1 9 हो गया। तो 9 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं तो एस्ट्रिक वाला काउंट करिए, तो देखिए 2 और ये 2 4, तो 9 माइनस 4 कितना आंसर आ जाएगा, 5/2 यानी 2.5। तो यहां पे जो Cn आ रहा है तो Cn का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये कौन सा केस है, लेस देन 14 वाला केस है। अब हम मोर देन 14 वाला एक एग्जांपल लेते हैं, और कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे हमने ले लिया NO, क्योंकि NO में टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होंगे। तो देखिए NO का भी करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे NO
पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, जो कि मोर देन 14 का केस है। तो यहां पर अरेंजमेंट देखते हैं, बस चेंज कहां होगा वो भी आप देखिएगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार यानी एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, ये हो गया। अब जब मोर देन 14 का केस होगा तो यहां पर सिग्मा की एनर्जी ज्यादा हो जाती है मोर देन 14 में। बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग एज इट इज रहेगा, जैसे कि आपने लेस देन 14 वाला देखा। बॉन्डिंग के केस में केवल सिग्मा की एनर्जी ज्यादा, मतलब कि यहां पर जो है क्या हो जाएगी, पहले लिख दिया जाएगा, बल्कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उल्टा बोल गए, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी है। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाएगी पाई 2px और पाई 2py से। किस केस में, जब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, मोर देन 14 हो जाए। तो यहां पर आप देखिए, तो हम क्या लिख देंगे, सिग्मा 2pz2 पहले लिख देंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, और फिर उसके बाद लिखेंगे पाई 2px2 एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई 2py2। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 2 14। हमारे पास कितना बच गया, एक बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में जो लेस देन 14 का अरेंजमेंट है, यानी पाई बॉन्ड पहले आया और सिग्मा बॉन्ड बाद में आया, तो यहां पर भी वही अरेंजमेंट होगा। तो क्या लिख देंगे, पाई एस्ट्रिक 2px1 ये इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2py क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2pz भी 0 हो जाएगा। ये आपने यहां पे लिखा। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए। यहां पर तरीका क्या है, वही हाफ Nb माइनस Na कर देते हैं। तो Nb में इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास किस में हो गए, Nb में यानी बॉन्डिंग में। माइनस एंटी बॉन्डिंग में काउंट करिए, एस्ट्रिक वाला 2 2 4 और ये 1 5। तो 10 माइनस 5 आंसर कितना है, 2.5 आया। कितना आया, यहां पे NO का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। तो क्लियर इतनी बात समझ में आ गई। निकालने का तरीका क्या, देखिए बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम जरूर आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां पर चेंज हुआ वो आपको क्लियर हो गया। लेस देन 14 वाले केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से ज्यादा होती, तभी बाद में लिखा गया। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑर्डर होता है, जिसको आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से ये अरेंजमेंट लिखा गया है, और ये एनर्जी लेवल के ऊपर बेस है। जैसे हम आगे चलते चले जा रहे हैं एनर्जी लेवल इंक्रीज करता चला जा रहा है। क्लियर। तो आप यहां पे देखिए, हमारा यहां पे क्या हुआ, मतलब ये लेस देन 14 का केस बताया और यहां हमने मोर देन 14 का केस बताया। अंतर क्लियर हो गया होगा, तो हम समझ में आ गई बात। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसने क्वेश्चन पूछा मोर बॉन्ड ऑर्डर, तो हम ऐसे ही सबका कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सबका कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं, हमने 2 का भी निकाला है। कौन कौन सा निकाला हमने, यहां पर एक NO का निकाल लिया है और एक CN का निकाला। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, ये क्या लिख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं, BO 2.5 आया। CO का भी हम लोगों ने किसका निकाला, CN का निकाला है। CN का भी बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है, 2.5 आया है। तीसरा इसमें क्या दिया, CN प्लस दिया। CN प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2.0 बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। CN में टोटल इलेक्ट्रॉन 13 थे ना, तो प्लस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और निकलेगा कहां से, आउटर मोस्ट से, जो भी आउटर मोस्ट है। इसे यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए CN का भी हमने किया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो CN का जो केस हमने किया हुआ है, यहाँ पे आउटर में इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, आउटर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए ना सिग्मा 2pz में, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही, क्योंकि CN प्लस हो गया, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पे CN प्लस में 2 हो जाएगा। और तीसरा कौन सा यहाँ पर हमारे पास है, CN माइनस। तो CN माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा वहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात हमारी। तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो CN माइनस का दिख रहा है। आंसर देखें है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए CN माइनस, ये सेकेंड आंसर यहाँ पे हो गया। CN माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है, और 62 क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजन।
तो हैलोजन आपको पता है क्या है, हैलोजन आपका 17 ग्रुप है, हैलोजन को X से डिनोट करते हैं आप, 17 ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है। और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या, अगर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर आपको पता है तो ग्रुप नंबर -10, लेकिन ये ग्रुप नंबर कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए, -10। तो हमारे पास ये जो 17 लिखा हुआ है ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 17 में से 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 हमारे आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 हो गया। इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये NS2 हुआ और ये NP5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे जो हैलोजन है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो हैलोजन है वो एक नेगेटिव का चार्ज लेते हैं, ठीक। इसमें से जो फ्लोरीन है वो हमेशा ही नेगेटिव का चार्ज लेगा, फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव का चार्ज कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो और बाकी जो हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसके नीचे होता है एस्टेटाइन, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको नहीं लिया जाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में यहां पर क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही आपको वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देंगे, ठीक। तो बोलता है नॉट ट्रू फॉर हैलोजन। तो पढ़ते हैं पहला, ऑल फॉर्म मोनो बेसिक ऑक्सो एसिड, बिल्कुल सही। आपने देखिए एनसीईआरटी में लिखा भी है HOX, ये क्या, मोनो बेसिक ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, तो HOX हुआ, तो इसमें एक OH आ रहा है, तो दिस इज क्या, मोनो बेसिक ऑक्सो एसिड। या आप कोई भी ऑक्सो एसिड इसका ले लीजिए, कौन कौन सा हो सकता है इसका ऑक्सो एसिड, HOX हो सकता है, HXO2 हो सकता है, HXO3 हो सकता है और HXO4 हो सकता है। जब आप इसको अरेंज करेंगे इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो HXO2 को कैसे लिख सकते हैं, HO तो लिखेंगे और XO लिखेंगे। क्या किया हमने, देखिए एक हाइड्रोजन है ना यहां पर, तो एक OH ग्रुप होगा, जितना हाइड्रोजन यहां उतना OH ग्रुप होगा, यहां के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो एक OH हो गया, बाकी जो ऑक्सीजन बच गया वो तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, अब स्ट्रक्चर ही बना देंगे। HXO3 में एक H है तो क्या हो जाएगा, HOXO2। HX4 में क्या हो जाएगा, HOXO3। अब किसी का भी एक स्ट्रक्चर यहां देखिए आप, चलिए हमने बना दिया, HOX का बनाते हैं पहले। तो HOX का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये X से आपको पता आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, देखिए 1 2 और 3 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और एक यहां पर ये बॉन्ड बना लेगा, ये HOX हो गया। अब आपको HXO2 बनाना है, तो HXO2 तो इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन जब हम इसको HOXO के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहे हैं हम। तो X, ये डबल बॉन्ड O आ गया और ये OH तो था ही, तो आप कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे अगर आप HXO3 का स्ट्रक्चर बनाए तो एक HO हो गया और XO2 हो गया, जो X के साथ O2 लगता है वो डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन डाइवैलेंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, X के साथ एक OH तो आपने ऐसे बना दिया, बाकी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऐसे आप सिमिलरली HXO4 यानी हम कैसे लिखेंगे, HOXO3, तो इसका कंप्लीटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड O एंड ये डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये सारे क्या है, ऑक्सो एसिड है, तो सारे ऑक्सो एसिड के अंदर OH कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना, इसीलिए ये मोनो बेसिक होगा, क्योंकि OH आने का मतलब इसकी बेसिसिटी बताता है। और आपने इक्विवेलेंट वेट में पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट एसिड के लिए हम लोग बेसिसिटी लेते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम OH ग्रुप। तो जितने OH ग्रुप होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी किसी भी ऑक्सो एसिड में। तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी यहां पर, बेसिसिटी जितने OH हैं तो एक है। तो अब देखिए ऑप्शन आते हैं, बोलता है कि ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, हमें तो नॉट ट्रू पे आना है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी बात सही है। हैलोजन जितने भी हैं सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हैं, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाइए, वहां पर सबकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SREP
स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है, और जिसका SREP यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे E नॉट, क्या लिख सकते हैं, नॉन मेटल के लिए x माइनस ऑब्लिक x2, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। एक मिनट, यहां पे हम क्या लिख दें, x2 ऑब्लिक x माइनस। तो ये देखिए यहां पे रिएक्शन रिडक्शन हो रही है, तो दिस पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? तो यानी कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव में आता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। आगे चलते हैं। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? देखिए अभी मैंने लिखा कि फ्लोरीन ही निगेटिव शो करता है, बाकी सारे जो हैलोजन हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और यहां पे लिख दिया उसने ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर यही हो जाएगा इसका, कौन सा? थर्ड आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं, बाकी चौथा तो आप जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसकी? क्लोरीन की। ठीक है, ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी इसको हमने पढ़ाया हुआ है और आप जानते भी हैं इसको। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अनेबल टू फॉर्म MF6 के ऊपर 3-। ठीक, देखिए यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, बोलता है कौन सा MF6 के ऊपर 3- फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और यहां पर मेटल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। तो 6 करने के लिए हमारे पास ऑर्बिटल भी तो खाली होने चाहिए ना, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? तो वीवीटी क्या कहती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, कि एक ऑर्बिटल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी हो। तो ये क्या हुआ? ये एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ। और ये क्या है? ऑर्बिटल जिसमें क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल। तो वीवीटी कहती है कि अगर एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है, तो ये अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन। तो अब अगर हमें यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, अगर 6 बनाना है तो उतने ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करता है, किसके खाली होने चाहिए? मेटल के, एम के। एम मतलब सेंट्रल एलिमेंट या मेटल हुआ यहां पर, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। ये क्या है? ये तो पता ही आपको, ये सेंट्रल मेटल हुआ। और सेंट्रल मेटल किसकी तरह बिहेव करता है यहां पर? लिविस एसिड की तरह। तो लिविस एसिड कौन होते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी ये देखो, अगर यहां इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो इसका मतलब सेंट्रल एटम में ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि तभी तो वो लिविस एसिड बन पाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो जिसमें ऑर्बिटल वैकेंट होगा वो लिविस एसिड होगा। जो अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है वो यहां पे लिविस बेस हो जाएगा। तो यहां पे लिविस बेस कौन होगा? जैसे F लिखा है तो F यानी फ्लोरीन, ये तुम्हारा लिविस बेस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइगेंड। क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स कौन होते हैं? जो लिविस बेस होते हैं। इट मींस फ्लोरीन अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है कि फ्लोरीन क्या आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? सेंट्रल मेटल को दे सकता है। लेकिन देने के लिए सेंट्रल मेटल में ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। कितने खाली होने चाहिए? तो कितने फ्लोरीन यहां जुड़े हुए हैं? 6। तो देखते हैं 6 किस में खाली है। तो बोलता है कौन सा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। बोरॉन का पीरियड नंबर क्या होगा? 2, एल्यूमिनियम का 3rd, गैलियम का 4th, इंडियम का 5 और थैलियम का 6। 13 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 हो गए। कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो NH2 NP1 हो जाएगा। तो दिस इज NH2 और ये हुआ NP1। ठीक है, अगर हम कहीं d ऑर्बिटल की बात ना करें,
अभी हम डी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरली अभी पी में कितने ऑर्बिटल खाली हैं? 2। ये 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल। लेकिन जिसमें डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, जिसमें डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो वहां पे डी ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो डी में तो 5 होते हैं, हमें तो 6 ही चाहिए। 6 क्या, 2 तो हमें पी से मिल जाएंगे, तो डी के कितने यूज कर ले जाएंगे? 4, तो टोटल 6 हो जाएंगे। इट मींस क्या कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि जिस मेटल में डी ऑर्बिटल नहीं है वो तुम्हारा कभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो ही नहीं कर सकता। तो किसमें नहीं है? बोरॉन में। क्यों? क्योंकि बोरॉन सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट में 2 शेल हुई, और 2 शेल में केवल एस और पी होता है। डी किस शेल से स्टार्ट होता है? थर्ड शेल से। इट मींस थर्ड पीरियड से। तो यानी कि आप थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जब चलेंगे तो यहां पर आपको डी ऑर्बिटल खाली मिलेगा, और डी ऑर्बिटल खाली मिलेगा तो ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर लेगा। तो यहां पे कौन नहीं शो कर पाएगा? बोरॉन। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका भी। आगे चलते हैं। यहां पर बोलता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन। तो ClF3 का जो भी स्ट्रक्चर है, तो यहां पर क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है? बहुत आसान है, देखते हैं। ClF3 का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालें। सिंपल तरीका, फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। अब ये क्या है? V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सी का मतलब सेंट्रल एटम। एम का क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बॉन्डिंग एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बॉन्डिंग एटम। और सी का मतलब क्या हो जाएगा? कैटायन, यानी कितना मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ए क्या हो जाएगा? ए स्टैंड्स फॉर एनायन। एनायन मींस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो अब लगाते हैं फार्मूला ये हमारा। और एच क्या है? एच हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाए। तो चलिए ClF3 का हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या आता है ClF3 का? ClF3 तो लगाते हैं H इज इक्वल टू 1/2। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और बॉन्डिंग एटम फ्लोरीन, और आपको पता है फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो कितने फ्लोरीन है? 3, तो M की जगह 3 आ जाएगा। कोई भी यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो आंसर यहां आ जाएगा 5। 5 क्या है? H की वैल्यू आ गई। अब ये H की वैल्यू जो 5 आई, ये क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आया। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। अब एक तरीका देखो, अगर हमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर फाइंड करना है, फिर से सुनिए, सेंट्रल एटम पर अगर हमें लोन पेयर फाइंड करना है तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि जितनी H की वैल्यू होती है, कितनी है यहां पर? 5, और आपके पास बॉन्डिंग एटम कितने? 3। तो आप क्या कर लेंगे? H की वैल्यू में से नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम को माइनस कर लीजिए, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने का तरीका है H क्या हो गया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम। अब वो बॉन्डिंग एटम आइदर मोनोवैलेंट हो और बाइवैलेंट हो और ट्राइवैलेंट हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप उसको माइनस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग एटम। तो हमको क्या मिल जाएगा? लोन पेयर मिल जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखिए H की वैल्यूज के लिए कितनी आई? 5 आई। बॉन्डिंग एटम कितना है? 3 है। तो हमारे पास 2 क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो यही आंसर होगा कि क्लोरीन पे 2 लोन पेयर होगा। तो देखिए आंसर है क्या? 2 लोन पेयर। यस बिल्कुल है। आप देखिए यहां पर ये 2 दिया हुआ है। तो क्लोरीन पे यानी सेंट्रल एटम पे उसने पूछा था, तो सेंट्रल एटम पे इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी का इलिंघम डायग्राम भी ले रखा है जिससे क्वेश्चन हम समझा सकें। क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पर?
कि कंसीडर इलिंघम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस्ड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है? Al2O3 है। दिस इज एल्यूमिना। ठीक, और आपको ये इलिंघम डायग्राम देखने का तरीका पता है, मैं जस्ट रिवीजन दे रहा हूं कि जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, तो कौन सा मेटल काम करेगा? उसके नीचे वाला। जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना, उसके नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। फिर से सुनिए, जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना होगा, तो उस मेटल ऑक्साइड के नीचे जो मेटल होगा इलिंघम डायग्राम में, वो उसको रिड्यूस करेगा। तो हमें एल्यूमिना Al2O3 को रिड्यूस करना है, तो देखिए एनसीईआरटी में ये Al2O3 हो गया। अब इस Al2O3 के नीचे कौन सा मेटल है? मेटल, नॉट मेटल ऑक्साइड। मेटल रिड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड को, तो मेटल कौन है? मैग्नीशियम। इसका मतलब मैग्नीशियम Al2O3 को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ये देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है यहां पर। तो हम रिएक्शन अगर लिखें तो क्या हो जाएगी? Al2O3 प्लस मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम। देखिए ये मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और ये MgO बना देगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कौन सा मेटल ऑक्साइड रिड्यूस कौन करेगा? जिस मेटल ऑक्साइड के नीचे जो मेटल होगा, वो मेटल इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो यहां पे आप देखिए Al2O3 के नीचे मैग्नीशियम दिख रहा है आपको, तो मैग्नीशियम इज द आंसर। ये देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन यहां पर है, बोलता है द करेक्ट कंसीडर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने एनसीईआरटी का इसीलिए डाटा भी उठाया हुआ है। बहुत आसान सी बात है, हम लोग 13 ग्रुप के एलिमेंट को लिख लेते हैं पहले। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये इसका पीरियड नंबर भी लिख दिया जाए। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड, ये यहां पर आ गया। जनरल रूल क्या है? जनरल, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। यानी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू क्या रीजन होगा? नंबर ऑफ शेल increases, number of shell increases, not effective nuclear charge decreases, क्योंकि down the group according to Slater rule, फिर से सुनिए, down the group according to Slater rule effective nuclear charge constant होता है, वो वैरी नहीं करता। केवल पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। बट एनसीईआरटी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से समझाया गया है। तो वहां पर समझ करके आता है कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। लेकिन जब हम लोग स्लेटर रूल अप्लाई करते हैं तो हमको समझ में आता है कि डाउन द ग्रुप स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है। ध्यान भी रखिएगा आप। ठीक है, आगे आइए। तो अब देखिए, तो यानी कुल मिला के जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जो इंक्रीज करता है उसका रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, ये रीजन होगा। तो नंबर ऑफ शेल देखिए, जो सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, ये हो गया। लेकिन यहां गैलियम का जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप डाटा देखिए जरा एनसीईआरटी का। गैलियम का जो रेडियस है वो क्या है? एल्यूमिनियम से कम हो गया। देखिए यहां हाइलाइटर ले लेते हैं जिससे आपको समझा सके। चलिए, तो यहां पे देखिए हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। रेडियाई कहां पे ली हुई है? एटॉमिक रेडियस। ये बोरॉन की 88 है, एल्यूमिनियम की 143 है, गैलियम की देखिए 135 हो गई। एल्यूमिनियम से कम हो गई कि नहीं हो गई? फिर उसके बाद इंडियम की और ज्यादा 167 एंड थैलियम की 170 हो गई। यानी कि बोरॉन से जब आप एल्यूमिनियम पे आए तो रेडियस बढ़ गई, बट गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से छोटी हो गई। फिर उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा थैलियम। क्यों ऐसा हुआ? तो आप देखो, बहुत आसान सी बात है यहां पर, बहुत आसान सी बात है कि सेकेंड पीरियड में हमारा कौन सा होता है? एस और पी सब शेल होते हैं, यानी एस और पी ब्लॉक।
थर्ड में भी एस और पी ब्लॉक आता है, जबकि थर्ड शेल में डी सब शेल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम लोग डी सब शेल को फोर्थ पीरियड में रखते हैं, क्योंकि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डी में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पेनल्टीमेट में जाएगा। तो 3D को भरने के लिए 3D को पेनल्टीमेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डी की स्टार्टिंग 3D से है। लेकिन 3D में तो तब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना जब आप इसको पेनल्टीमेट बनाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और जो n की वैल्यू है यही इसका पीरियड नंबर होगी। इट मींस फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ। और आपने पढ़ रखा है ENC के केस में Z माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जो डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो पुअर हो जाएगी। तो जब सिग्मा की वैल्यू डी की कम हो जाएगी तो उस केस में न्यूक्लियर चार्जेस यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां इसकी शील्डिंग पुअर हो जाती है, किसकी? गैलियम की। डी ऑर्बिटल। और ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इन ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या होता है? एस का सबसे ज्यादा, उससे कम पी, उससे कम डी और सबसे कम एफ। तो एफ की तो पुअरेस्ट शील्डिंग है, डी की भी पुअर है और एस की सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है। तो डी की पुअर शील्डिंग होने के कारण गैलियम का क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम से कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा? देखिए, ऑर्डर बोरॉन से ज्यादा क्या हो जाएगा? गैलियम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा इंडियम एंड उससे ज्यादा थैलियम। तो अब ऑर्डर कौन सा? बोरॉन के बाद देखिए फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, यहां पे भी सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड समझ में आ रहा है? देखिए, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये आंसर हो गया। या बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि यहां देखिए ये प्रॉब्लम है। फोर्थ आंसर होगा बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, जो आपसे मिल रहा हो, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं 67 पे। बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत आसान है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाते भी हैं आपको। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, +1। नाइट्रोजन का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 5 आ गई। तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऐसे हम NO का निकालें तो NO में नाइट्रोजन का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 = 0। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू +2, तो नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा। ऐसे हम N2 ले लें तो ये क्या है? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, अपने साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में इसको 0 लिया जाता है। NH4Cl में आ जाइए, नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का हमने x मान लिया, हाइड्रोजन का 1 × 4 +1 × 4 और Cl का कितना हो जाएगा? -1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, -3। ये हो गया। अब बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज्यादा कौन सा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है? HNO3। उसके बाद कौन आ रहा है? NO आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है? N2 0 और फिर आ जाएगा NH4Cl। ये हो गया, ये आंसर हो गया। अब मिलाइए, HNO3 NO पहला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, पहला आंसर मैच कर गया यहां पर। तो समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। किस प्रॉपर्टी पर कोगुलेटिंग पावर जो आपस में क्या करते हैं? कोगुलेट कर जाते हैं। जैसे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, आपस में चिपक जाते हैं, तो उसको कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग डील करेंगे वो हार्डे-शुल्जे लॉ से डील करेंगे। हार्डे-शुल्जे रूल से डील करते हैं। और हार्डे-शुल्जे रूल क्या कहता है कि जो कोगुलेशन है, क्या कोगुलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, वैलेंसी ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस। ऐसे आयन जिस पे अपोजिट चार्ज हो, मतलब एक पे प्लस है तो अब प्लस प्लस को थोड़ी ना कोगुलेट करेगा, प्लस के लिए क्या चाहिए? हमें माइनस चाहिए। अब ये चार्ज जितना ऊपर बढ़ता जाएगा कोगुलेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और ये नेचर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका ए कौन है और बी कौन है।
ए कोई भी हो, बी कोई भी हो, बस हम क्या देखेंगे, ए और बी पे चार्ज देखेंगे। तो दो बातें आ गई, एक तो ये अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए, एंड सेकंड बात क्या है यहां पर कि उस पे ये वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, ठीक तो लग रहा है। साइज ऑफ द आयन एलोन, साइज से कोई लेना देना नहीं। बोथ मैग्नीट्यूड साइज ऑफ द चार्ज ऑन द मैग्नीट्यूड एंड, ये ज्यादा सही है, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा उस पर मैग्नीट्यूड होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, देखिए है ना, अपोजिटिवली चार्ज, वैलेंसी, वैलेंसी जिसको बोल रहे हैं, और साथ में उसका क्या साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, इसी पे डिपेंड करता है। तो इसका बेस्ट आंसर थर्ड होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl कंसंट्रेशन। अच्छा, यानी HCl और NaOH दिया है और इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे डिफरेंट, कंसंट्रेशन भी सेम है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NH4 एंड HCl कंसंट्रेशन, ये दिया है, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है पीएच ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। तो बहुत आसान है, हम लोग करते क्या है, देखिए पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे सुनिए, ये जो हमें H आयन कंसंट्रेशन निकालना हो, ये इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी फाइंड करिए, नॉट मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी अगर आप H प्लस आयन की निकाल लेंगे तो हमें उस पूरे सोल्यूशन में H प्लस आयन का मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। अगर मोलैरिटी निकालेंगे तब हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा कि उसके कितने आयन्स हैं। तो हमारा कहना, आप डायरेक्टली नॉर्मेलिटी निकालिए अगर आप H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो ये जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा, ये किस में होना चाहिए, इट शुड बी in terms of नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं, तो हमें हर सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। जब हम मिक्सिंग यहां पे जो कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, एक HCl है और दूसरी मिक्सिंग कर रहे हैं NaOH की। ये क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, ये बेस है। और आपको पता है कि अगर एसिड और बेस को आप मिलाएंगे तो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन क्या 100% होगा, ये तो देखना पड़ेगा कि हम मिली इक्विवेलेंट कितने हमारे। ठीक है, तो हम क्या कर लें कि HCl और NaOH का जो भी हमें कंसंट्रेशन या वॉल्यूम दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम यहां पे H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक बात, अब जब हमने देखा यहां पर क्वेश्चन में सारे ऑप्शन में ABCD जो दिया हुआ है, यहां पर मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, और आपको पता है कि जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप मेरी बात समझिएगा, अगर 2m HCl है और 5m NaOH है, तो अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या आंसर कितना आ जाएगा, 3m। क्या, ये एकदम गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, मोलैरिटी माइनस नहीं होती। क्यों? जो प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, उसको कभी, वो नॉन एडिटिव होती है, उसको सम और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव मतलब सम और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंटेंसिव क्या है, जो मास पे डिपेंड ना करे। तो मोलैरिटी, वो तो मास पे डिपेंड नहीं करे। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी जो है वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल भी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। जैसे डेंसिटी भी इंटेंसिव है, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम का रेशियो है। और इनको ऐसे तो नहीं होगा कि अगर हमने एक सब्सटेंस दिया, उसकी डेंसिटी मान लीजिए D है और दूसरे की कुछ और दे दी, 2D दे दी, और हमने कहा दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्या? नहीं, गलत। डेंसिटी फिर ऐड नहीं होगी क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर ले। तो हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है, यहां अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है
मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आप पहले में भी देखिए, इसकी भी मोलैरिटी पता और वॉल्यूम पता है, एंड यहाँ पे भी मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी, मोल आ जाएगी। कैसे, मोलैरिटी का फार्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ये क्या हुआ, ये मोल हो गए, तो मोल तो हम ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि हम नॉर्मलिटी में चलेंगे, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, अगर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो अपॉन वॉल्यूम लीटर में होगा, और मिली इक्विवेलेंट लेंगे तो वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, ये पता आपको। तो यहां पे भी नॉर्मलिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो मिली इक्विवेलेंट और वॉल्यूम का रेशियो है। और हमें अगर यहां एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लें, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिटिव होगी। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, n इंटू वी। ये फार्मूला लगाएं, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इस टर्म में हमें जो मोल पता चलेंगे ना, और हमें तो यहां पर क्या पता करना है, मिली इक्विवेलेंट। इससे फायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट नॉर्मलिटी के टर्म में हम उसका अमाउंट फाइंड कर पाएंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या किया जाएगा, कैसे करें इसको, बहुत आसान है। देखिए ये एसिड और बेस है, तो ये माइनस कर लीजिए आप, करते हैं हम लोग इसको, फार्मूला लिखते हैं। देखिए NRVR, ये क्या रिजल्टेंट, ये क्या मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं भाई, लेकिन लिख किस टर्म में रहे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वही डाटा हमको पता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1 माइनस N2V2। क्यों माइनस क्यों किया, क्योंकि एक एसिड और दूसरा बेस है, तो एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट तो माइनस होगा ना, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर दोनों एसिड होते तो सम हो जाता, दोनों बेस होते तो अगेन सम हो जाता। नेचर सेम है तो सम होगा, नेचर डिफरेंट है तो माइनस होगा। क्लियर। अब आइए तो ये फार्मूला लगाते, ये एक्चुअली किसका फार्मूला है, ये मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला। और मिली इक्विवेलेंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहला हम जो इन्होंने दिया हुआ फर्स्ट नंबर, उसको देखते हैं। उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है इन्होंने फर्स्ट नंबर पे 60 ml m/10 और 40 ml m/10 NaOH। तो 60 HCl का और 40 उसका है, तो निकाल लेते हैं। NR तो निकालना है हमको, VR क्या हो जाएगा 100 क्योंकि वो तो वॉल्यूम तो हमेशा ही ऐड होगा, चाहे आप HCl ऐड करो, चाहे NaOH ऐड करो, चाहे दोनों डिफरेंट ऐड करो, वो तो हमेशा वॉल्यूम तो ऐड ही होता है ना। तो 100 हो गया। और ये कितना दे रखा है इन्होंने, NR, VR कितना हो जाएगा 100, N1 कितना है, देखो मोलैरिटी दी है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और HCl का n फैक्टर 1 है, तो जो मोलैरिटी वही नॉर्मलिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/10 इसकी नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना हो गया 60 हो गया, माइनस कर लीजिए। यहां पे भी मोलैरिटी दी है NaOH की, तो नॉर्मलिटी भी वही होगी, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और NaOH का n फैक्टर यानी एसिडिटी 1 होगी। तो यानी यहां पे भी 1/10 इंटू कितना हो जाएगा 40। तो ये कितना 6 - 4, तो NR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/100। क्यों भाई, आप कर लीजिए ना इसको, कैंसिल करेंगे 6 हो गया, और ये कैंसिल करेंगे 4, तो 6 - 4 कितना आ गया 2, और ये आप इधर कर लेंगे तो 2/100 हो गया। तो 2/100 का मतलब क्या हुआ, 2 × 10⁻²। तो 2 × 10⁻² क्या आ गया, H आयन का कंसंट्रेशन आ गया। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, pH फाइंड कर ले इसको। NRVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1, NRVR इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2। तो हमने ए ऑप्शन में ये वैल्यू निकाल दी थी 2/100, तो ये कितना हो गया 2 × 10⁻² हो गया। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, और यही इसका H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 2 × क्योंकि एसिड वाला ज़्यादा आया है ना, देख रहे हैं आप, N1V1 ज़्यादा था ना, 6 - 4, इसको हमने एसिड मान रहा है और इसको बेस माना है, तो एसिड ज़्यादा है, तो 2 × 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 और प्लस 2 log 10, तो और -2 की वैल्यू -0.3010, और ये 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.7। तो इसने तो 1 बोला है ना, इसका मतलब ए आंसर तो नहीं होगा। बी में आइए, बी को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। तो बी में क्या करेंगे, वही NRVR, तो NRVR डायरेक्ट लिख देते हैं 55 और 45, कितना हुआ अगेन 100 हो गया।
55 और 45 क्या हो जाएगा, अगेन 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बी देखते हैं, NR इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1। तो N1 कितना हो गया, 55/1/10। तो 55/1/10 का मतलब कितना हुआ, 5.5 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, 5.5 और माइनस कितना हो जाएगा 4.5। तो ये कितना आ जाएगा 5.5 और 4.5 यानी ये 1 आ जाएगा, तो 1/100 हो गया। तो 1/100 का मतलब 1 × 10⁻⁻² हो गया। और इसका अगर आप पीएच निकालेंगे तो सीधा हमको दिख रहा है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वही फार्मूला लगा दीजिए ऊपर वाला। तो 1 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 और 10⁻², तो -2 log 10 यानी 2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हमको नहीं समझ में आया। सी में आते हैं, सी में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, NR VR कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 75 और 25 ये 100 हो गया। N1 कितना है 75/5 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 नहीं 15 हो जाएगा, सॉरी 15 और माइनस ये कितना हो जाएगा 5। तो 15 - 5 कितना हो गया यहाँ पे 10, तो 10/100। तो 10/100 का मतलब कितना हुआ 10⁻⁻1, यही आंसर हो गया। क्योंकि 10⁻⁻1 तो पीएच आप निकाल लें, तो नेगेटिव लॉग H+ आयन का कंसंट्रेशन हुआ ये, ठीक। तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁻1, तो -1 और माइनस ये और ये माइनस, तो 1 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो सी कहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए चौथा आंसर। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल में बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ BSO4 इन वाटर 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर दिया है, जबकि हमें सॉल्बिलिटी चाहिए होती है मोल पर लीटर में, ये क्या है ग्राम पर लीटर है। 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, आसान है ये भी क्वेश्चन। अब जैसे आपने यहाँ BSO4 लिया, तो BSO4 को पानी में जब आप डिजोल्व करेंगे एक्वस, तो ये क्या बना देगा बेरियम आयन, Ba के ऊपर 2+ एंड सल्फेट आयन SO4 के ऊपर -2। इसकी सॉल्बिलिटी आपने S ले ली, इसकी भी सॉल्बिलिटी S ले ली, तो KSP का फार्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S इंटू S, दैट इज S², तो ये आ जाएगा KSP। तो KSP हम लोग ऐसे निकालेंगे, बट हमारा सारा दिमाग किसमें है, सॉल्बिलिटी को फाइंड करने में। तो सॉल्बिलिटी कैसे फाइंड की जाएगी, सॉल्बिलिटी यहाँ मोलैरिटी के बराबर होगी। तो मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो आपको जो सॉल्बिलिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। इसका मतलब आपको ये वैल्यू दे रखी है ग्राम पर लीटर। तो अगर हम इसमें मोलर मास का डिवाइड कर देंगे तो हमारी मोलरिटी यानी सॉल्बिलिटी के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे 2.42 × 10⁻³ अपॉन मोलरिटी यहाँ पे दे रखी है 233। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0104 × 10⁻³ इसको और क्या लिख सकते हैं 1.04 × 10⁻⁵ ये लिख सकते हैं। अब बस ये सॉल्बिलिटी आ गई, अब KSP निकालना आपको। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.04 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। तो आंसर ये कितना आ जाएगा हमारा 1.0816 × 10⁻⁻10। तो कौन सा आंसर है आप देखिए, ये आंसर आपका नहीं, ये नहीं सॉरी -10 पहला आंसर है, यहाँ पे पहला आंसर हो गया 1.08 × 10⁻⁻10, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे ख्याल में ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है गिवन वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 आर रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। तो आपको ये क्या दे रखा है वैन डर वाल कांस्टेंट दे रखा है और गैस है, तो हम लोग यहाँ पे वैन डर वाल इक्वेशन अप्लाई करें। क्या होती है 1 मोल के लिए P + A/V², V - B इज इक्वल टू RT, जहां A और B वैन डर वाल कांस्टेंट है और A यहां पे क्या बताता है, A यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। तो आपको पता है कि ये फार्मूला किसके लिए लगता है, रियल गैस के लिए लगता है, और रियल गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होती है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा
गैस के मॉलिक्यूल उसको अपनी ओर ज्यादा खींचेंगे, तो ज्यादा खींचेंगे तो लिक्विफिकेशन फास्ट होता है। यानी आपको ये फार्मूला पता है, ये यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर द ए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मोर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मोर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो आप देखिए यहां पे अमोनिया, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2, ये दे रखा आपको, और आपको वैल्यू दे रखा, अमोनिया की वैल्यू 4.17 है, हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू 0.244 है, एंड ऑक्सीजन के केस में 1.36 है, और CO2 के केस में 3.59 है। तो फिर ऑब्वियस है कि अमोनिया की ए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो अमोनिया का लिक्विफिकेशन फास्ट होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। अब अगर आप हमको ये वैल्यू ना भी देते तब भी हम बता देते अमोनिया, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी जाती है तो आप देखते हैं वहां वैन डर वाल फोर्स, तो आपको पता है कि यहां पर अमोनिया के केस में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया वहां पर वैन डर वाल, जिस कारण से इसका जो है क्या हो जाएगा, ये आसानी से यहां पर लिक्विफाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे अमोनिया के केस में क्या है, एक बात और देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कहीं पे डाइपोल डाइपोल है, तो दोनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स किसको मानते हो, डाइपोल डाइपोल को मानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को? तो ध्यान रखिएगा डाइपोल डाइपोल को माना जाता है। तब तो सर यहां पे तो वीक हो जाएगा, नहीं, एक्चुअली अमोनिया का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहां तो डाइपोल डाइपोल यानी म्यू की वैल्यू तो 0 नहीं आती ना, यानी ये पोलर तो मॉलिक्यूल है ही है, ये म्यू की वैल्यू 0 नहीं, पोलर तो ही नहीं, डाइपोल डाइपोल तो लगा ही हुआ है, साथ में और क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर भी लग गया, इसलिए दो फोर्स लग गई। जबकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, क्योंकि देखिए अमोनिया के बाद दूसरे नंबर पे जो वैल्यू दी है CO2, तो CO2 के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, और डाइपोल परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0, टेम्परेरी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो पार्शियल पोलैरिटी है, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो इसका 0 आ रहा है, और डाइपोल मोमेंट आपको परमानेंट कैरेक्टर बताता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर परमानेंटली पोलर और टेम्परेरी पोलर, तो जो म्यू हमको बताएगा वो परमानेंट कैरेक्टर बताएगा। तो और टेम्परेरी कैसे देखेंगे, अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, क्या जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनके बीच में पाई बॉन्ड आ जाए तो ये टेम्परेरी कैरेक्टर हो गया, तो ये टेम्परेरी पोलर है, CO2 परमानेंट पोलर नहीं है। तो समझ में आ गया अमोनिया, अगर आप मुझे ये ए की वैल्यू ना भी देते तब भी हम इसका आंसर अमोनिया ही लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि अमोनिया में एक तो डाइपोल डाइपोल है एंड सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों फोर्स वहां पे काम कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 72, बोलता है कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, ठीक है, गिव्स बी, हाँ, एंड विद PCl5 गिव्स सी। अच्छा, PCl5 के साथ ये C बनाता है, ये जो A है, और सोडियम के साथ B बनाता है। वेरी गुड। B और C रिएक्ट्स टुगेदर टू गिव डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, तो इसका मतलब तो विलियमसन सिंथेसिस है, और विलियमसन सिंथेसिस में क्या था, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए हमने कौन सी मैकेनिज्म लगानी होती थी, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन वाला आप हमारे वीडियो जरूर देखेंगे, अभी हम अपलोड करेंगे उसको, तो वहां पूरी फुल मैकेनिज्म हम दिखा रहे हैं कि कैसे कोई रिएक्शन होती है, और एप्लीकेशन भी वहां देंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस में RO-Na+, कोई एल्कोक्साइड ले लिया न्यूक्लियोफाइल, और ये एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये इसका इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। और यहां पे चूंकि उसने बोला डाईइथाइल ईथर, इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम रहेगा, ठीक है। तो अब वो बनाना कैसे है, तो वो बोलता है कि ABC क्या है, बहुत आसान है, यानी लास्ट में हमने पकड़ लिया कि डाईइथाइल ईथर होंगे, तो इसका मतलब आपका जो A है वो ऐसा कंपाउंड हो कि B बन जाए ये और C बन जाए ये, तो A कौन सा हो गया, अल्कोहल हो गया। कितने कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे भी 2 लाना है, यहां पे भी 2 लाना है, क्योंकि डाईइथाइल ईथर बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम, A कंपाउंड हो गया C2H5OH, इसकी जब रिएक्शन आप सोडियम से कराते हो तो अल्कोहल में पढ़ा आपने, अल्कोहल में जहां हाइड्रोजन होगा ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि उस हाइड्रोजन को हम लोग
एसिडिक हाइड्रोजन मानते हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये बन गया C2H5O - Na+, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यही बोला उसने, सोडियम गिव्स B। बोलता है अगर इसी की रिएक्शन यानी इसकी रिएक्शन ए की रिएक्शन PCl5 से करा दीजिए, तो देखिए एनसीईआरटी में आपको एल्काइल हैलाइड चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन दी है कि आप PCl5 की रिएक्शन अगर इससे कराते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। इसकी भी मैकेनिज्म SN2 ही होती है, ठीक। तो C2H5Cl बन गया, ये क्या बन गया, C बन गया, और B और C मिलकर के क्या बना देंगे, डाइइथाइल ईथर। देखिए कैसे, B लिया आपने C2H5O - Na, और ये क्या बन गया, C2H5Cl बन गया। तो क्या बन जाएगा, डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5। तो ये हो गया, यानी A हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, इथेनॉल, B हो गया सोडियम इथॉक्साइड, और C हो गया इथाइल क्लोराइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, A तो नहीं होगा क्योंकि यहां ये दे रखा है, B हो जाएगा क्या, A तो C2H5OH हुआ, सेकेंड B बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा फोर्थ आंसर, क्योंकि B वाला हमारा सोडियम इथॉक्साइड है, यहां B वाला इन्होंने ये दे रखा है। तो ये आंसर हो गया हमारा फोर्थ। क्लियर हो गई बात आपको, आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक, टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड। एक एल्काइल ब्रोमाइड हमको बनाना है, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड बना है। कैसे बना है, हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन से, ठीक है, तो एल्काइल ब्रोमाइड बना। बोलता है विच बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या थी कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेकर के हम लोग एल्केन बना सकते थे। और वुड्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वहां पर इवन नंबर एल्केन बनते हैं। वुड्स रिएक्शन के अंदर इवन नंबर कार्बन एटम होते हैं, इवन नंबर कार्बन एटम का एल्केन होगा, ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये क्या है, वुड्स रिएक्शन है, वहां पर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RR बन जाता था, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये RR बन जाएगा हमारा। और अगर इसको इवन नंबर RR को रखना है तो ऑब्वियस है कि ये R क्या होगा, जो भी होगा यहां पर R जो भी होगा वो बराबर होने चाहिए, यानी 2 मोल जो अल्काइल हैलाइड, ये दो मतलब दोनों मोल अल्काइल हैलाइड बराबर होगा तब ये इवन नंबर होगा। अब आगे जरा पढ़िए, बोलता है वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम इज, अच्छा जो एल्केन बनेगा उसमें 4 कार्बन एटम से कम होना चाहिए। तो 4 कार्बन एटम से कम में क्या आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया। अब अगर आप 1 लेंगे, मतलब 1 तो हमारे वुड्स रिएक्शन का ये R तो 1 हो नहीं सकता, ये R ये 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। तो ये R हमारा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और अगर ये 2 है ये वाला R, तो हमारा एल्काइल हैलाइड तो मिथाइल हैलाइड हो गया ना, क्योंकि मिथाइल हैलाइड में ही 2 मोल लेंगे तो इथेन बन जाएगा, यानी ये CH3X हो जाएगा। क्या मिथाइल हैलाइड, मतलब जो ये मिथाइल हैलाइड होगा हमारा ये RX हो जाएगा। तो अब ये जो मिथाइल हैलाइड है इस प्रकार की रिएक्शन शो करेगा, तो हमारा फिर हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, मीथेन होगा। तो मीथेन का अगर आप ब्रोमिनेशन कराइए तो आपको पता CH3Br बन जाएगा, और CH3Br को आप सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे हमने सॉल्व किया, इसको आप फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये CH3 बन जाएगा। यही बोल रहा है, लेस देन 4 में तो यही होगा भाई, लेस देन 4 में 1 2 3, लेकिन 3 तो ऑड नंबर है तो ये तो हो नहीं सकता, 1 तो ऑड नंबर है ये भी नहीं हो सकता, तो 2 हो सकता है। तो 2 कार्बन एटम का एल्केन बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड हमारा 1 कार्बन एटम का होना चाहिए, तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए। तो मीथेन इज द आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंपाउंड C7H8, C7H8 समझ में आ रहा है कि ऑब्वियस है कि इसके अंदर बेंजीन है, ठीक है। अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, C7H क्लोरीनेशन करा है इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब हीट किया है, सनलाइट भी ले सकते हैं या हीट कर सकते हैं। तो देखिए C7H8 तो हमको क्लियर हो गया क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 यानी टॉलिन हो गया। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी की है। अब जब आप इसमें क्लोरीन की रिएक्शन की प्रेजेंस में हीट कराओगे तो देखिए ये क्लोरीन बेंजीन पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहां क्लोरीन जो ब्रेक करेगा वो तो रेडिकल में ब्रेक करेगा ना, होमोलिटिक फिजन है। और आपको पता है बेंजीन पे जो अटैक होता है वो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होता है। इसका मतलब कि ये जो क्लोरीन रेडिकल इस हीट की प्रेजेंस में बनेगा वो तुम्हारा यहां पर सब्स्टिट्यूटेड जो है, जो बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक करेगा। ठीक, तो यहां पर अब क्या हमारा जो ए बन जाएगा वो क्या होगा, जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CCl3, ये हो गया ए। फिर इसने क्या बोला कि हम ब्रोमीन की प्रेजेंस को Fe के साथ ले लें, तो Fe तुम्हारा क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिविस एसिड है, तो लिविस एसिड है तो इसकी प्रेजेंस में अब जब ब्रोमीन टूटेगा तब तो वो Br+ और Br- में टूटेगा। देखिए दोनों में अंतर, यहां आप हीट कर रहे हैं या सनलाइट भी ले लेते तब यहां रेडिकल में ये मैकेनिज्म जाएगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं कोई भी तब यही हैलोजन आयन में टूटेगा। समझ में आया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि क्या कब रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है वो कैसे टूट रहा है, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक, डिपेंड करे आप ले क्या रहे हैं वहां पर। तो आपने यहां आयरन लिया तो ये इसमें ब्रेक कर जाएगा। तो अब जो बेंजीन पर अटैक करेगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा कि मेटा पे, तो वो डिपेंड करेगा कि बेंजीन के ऊपर ये कैसा ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मान लीजिए तब तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, EDG क्या देगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या देगा, मेटा प्रोडक्ट। तो ये क्या है CCl3, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे लगेगा -H इफेक्ट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के कारण CCl3 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Br+ को कहां पर अटैक करा देगा, मेटा पर, तो ये मेटा हो गया, यानी C के साथ 3 Cl, तो मेटा पे ब्रोमो आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब क्या बोला उसने, Zn के साथ HCl, तो ये रिडक्शन करा देगा, तो रिडक्शन करेंगे तो क्या हमको अगेन क्या मिल जाएगा, यहां पर फिर से ये CH3 आ जाएगा, फिर से ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए, तो क्या बन गया, मेटा क्लोरोटोलिन। तो मेटा ब्रोमो की क्लोरो, सॉरी यहां ब्रोमो होना चाहिए, यहां ऊपर लिख रहे हैं, यहां गलत कर, तो मेटा ब्रोमोटोलिन, तो कौन सा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मेटा ब्रोमोटोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है N2O5 इतनी आसानी से बन नहीं पाता है, इसीलिए ये कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कॉमन पॉल्यूटेंट कौन सा, N2O5 है। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। ठीक, तो आज का डिस्कशन यहीं फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इसका फायदा उठाइए और इसको सब्सक्राइब चैनल को करिए, शेयर करिए, जिससे सभी को फायदा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही।